हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है पी एंड सी पर ही बेस्ड, और कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमें क्या करना है? प्रॉब्लम सेशन विथ गुड रिकैप्स एंड बाइनोमियल थ्योरम के भी कुछ कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। जहां पर जिसकी जरूरत होगी वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेशन जो पी एंड सी में छूटे हुए हैं। प्रॉब्लम सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले पी एंड सी के 3 लेक्चर्स प्रॉब्लम सेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल रूल ऑफ क्वांटिंग, परमुटेशन का डेफिनेशन और इस पर गुड क्वेश्चंस, फिर कॉम्बिनेशन बेस्ड हमने इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे, कुछ जेईई मेन एडवांस क्वेश्चन भी किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर क्या करेंगे? इस लेक्चर्स में उसी को कंटिन्यू करते हुए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखो, हम शुरू करते हैं इसमें। देखो, होता क्या है कि यदि कोई भी टर्म होते हैं, या टर्म्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अलाइक भी हो सकते हैं। टर्म्स का मतलब एलिमेंट्स भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो एलिमेंट्स में भी अलाइक, में भी डिस्टिंक्ट। तो बच्चों, बाइनोमियल और पी एंड सी दोनों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है? बाइनोमियल थ्योरम एज वेल एज पी एंड सी। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मल्टीनोमियल थ्योरम भी यूज होता है बाइनोमियल के बाद भी, ठीक है। तो हमें यह ध्यान देना है इस पर बेस्ड कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। मतलब हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स दिए हुए हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स दिए हुए हैं, तो उसमें से कम एक कितने तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक, देखो ये दिया हुआ है फॉर्मूला, व्हेन थिंग्स ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो होता क्या है कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स है, कम से कम एक कितने तरीके से लिया जा सकता है, कम से कम एक कितने तरीके से लिया जा सकता है या सेलेक्ट किया जा सकता है। तो उसका ये फॉर्मूला हमें ध्यान देना होता है, एटलीस्ट 1। और यदि एटलीस्ट 1 नहीं दिया हुआ है तो हमें सेलेक्ट नहीं केस का भी कंसीडर करना होगा, यानी NC नॉट भी लेना होगा। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है बच्चों। जैसे इस पर हम और अभी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। नाउ अब इसमें देखते हैं कि यदि कुछ अलाइक है तो जो अलाइक होते हैं, है ना, जैसे इसमें यदि हमने लिया कि हमारे पास A है, A में से ये 3A डिस्टिंक्ट नहीं है, ये 3A क्या है? अलाइक है। तो यदि ये 3A अलाइक है, कम से कम एक का सिलेक्शन लेना है। तो एक तरीका होगा जिसमें हमने 1A लिया, दूसरा तरीका होगा जिसमें 2A लिया, तीसरा तरीका क्या हुआ बच्चों? जिसमें 3A लिया। एक एक केस है ना सारे के। अब एक केस वो भी हो सकता है, यदि आगे और केस देखेंगे कि नहीं सेलेक्ट करना भी है, ठीक। तो यदि कम से कम एक सेलेक्ट करना है 3 आइडेंटिकल एलिमेंट्स में से, इस मींस टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3 वेज, ठीक। तो यहां से हम 3 तरीके लिए, कब? जब 3 थे। अब यदि हमारे पास दिया हुआ है इसी में से, अब हमारे पास 3A है, B ले लेते हैं 2 और D ले लेते हैं 4। इन आइडेंटिकल एलिमेंट में से 1 काइंड, डिफरेंट काइंड्स के आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो कम से कम एक सेलेक्ट करना है पूरे में से। तो हम ये जानते हैं कि A की बात करते हैं, सिमिलर फॉर B, सिमिलर फॉर D। एक तरीका हो गया कि जिसमें हमने 1A लिया, एक तरीका 2A लिया, एक हो गया 3A लिया, एक तरीका हुआ जिसमें हमने कुछ नहीं लिया A।
हमने ये सोच के ए में से कोई भी ए नहीं लिया कि हम बी ले लेंगे। होता है ना, हम ये सोच के नवंबर में स्टडी नहीं करते हैं कि दिसंबर में कर लेंगे एंड सो ऑन, यही कंटिन्यू होता है। उसी तरीके से हमने ये सोचा कि हमने टोटल में कम से कम एक लेना है, यानी टोटल में से एक तो लेना है कम से कम, तो हम ए ना ले, बी को सेलेक्ट कर ले। तो ए में एक वो केस आ गया जिसमें ए हमने नहीं लिया, यानी 3 केस तो था, एक और ऐड हो गया। इसका मतलब टोटल इसके 4 केस हो गया ना। सिमिलरली इसके 3 केस हो जाएंगे और इसके 5 केस हो जाएंगे, जिसमें से एक केस ऐसा है जिसमें हमने ना तो बच्चों ए लिया और ना ही बी लिया और ना ही सी लिया। इसका मतलब, अच्छा सी की जगह पर यहां डी बोलना है, ना हमने ए लिया ना बी लिया और ना ही डी लिया। इसका मतलब वो वाला केस माइनस कर लेना है। तो ये आ गया 60 है ना, 60 माइनस 1 दैट इज 59, ये एक अलग। तो इसी को जनरलाइज्ड फॉर्मूले में ये दिया गया है। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि जो डिस्टिंक्ट होते हैं वो 2 टू द पावर में जाएंगे और जो अलाइक होते हैं, हमने हमेशा पहले भी लेक्चर में बताया था आपको कि जो अलाइक होते हैं यार जिसमें रिपीटिशन अलाउ होते हैं उसमें P एंड C, NPR और NCR नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, ये केवल डिस्टिंक्ट के लिए ही होते हैं क्योंकि ये तो वेज है ना, इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इसमें हमें ध्यान देना है कि क्या होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए इसमें यदि दिया हुआ है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन लेते हैं है ना, इस पर बेस्ड जो है वो क्या है कि मान लिया जाए हमारे पास 5 टाइगर दिया हुआ है, 4 लॉयंस दिए हुए हैं और 3 मंकीज ले लें। ये सारे के सारे हमने ये भी बता रखा है बच्चों कि जो गॉड मेड थिंग्स होते हैं इन जनरल, जो लिविंग थिंग्स है, ये सब एनिमल या वी आर, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। सारे के सारे डिस्टिंक्ट, चाहे दिया हो या ना दिया हो, डिस्टिंक्ट लेने हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 एनिमल विजिट किया जा सकता है। एटलीस्ट 1 एनिमल है ना, एटलीस्ट 1 एनिमल को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन है कैसे करेंगे इसको। अब यहां पर भी वही है, जब अलाइक था तो +1 होते जा रहा था, P +1 Q +1। जब डिस्टिंक्ट है तो हमें वो केस भी लेना है जिसमें टाइगर ना हो। तो टाइगर 5C नॉट हो गया, जिसमें हमने टाइगर नहीं लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5, -1 नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें NC नॉट भी कंसीडर करना है। फिर इसमें 2 टू द पावर 4 हो गया, फिर 2 टू द पावर 3 हो गया, -1। -1 बच्चों हमने लास्ट में क्यों किया है? क्योंकि -1 हमें कम से कम एक एनिमल को तो सेलेक्ट करना था। हमने नहीं 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 3 बार किया। इसका मतलब हमें वो केस लेना है जिसमें कम से कम एक एनिमल तो हो। तो नहीं लेने वाला केस माइनस कर दिया। तो ये आ गया आपका सेम वही फॉर्मूला, 2 टू द पावर 12 -1। याद रहेगा। तो इस तरीके से हम ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आप कर सकते हो कि कितने तरीके से कम एक टाइगर सेलेक्ट होगा, कितने तरीके से कम एक लॉयन सेलेक्ट होगा। तो ये अलग अलग रेंज में आ जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक एनिमल्स पर कंडीशन लग रहा है तो वो हमें सोचना होगा। ठीक है, तो वो सारा आपको कर लेना है। क्लियर है बच्चों। तो ये एक टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है आपको अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा, उम्मीद है याद रहेगा। ठीक है, नाउ अब इसमें P एंड C में एक अलग ही टाइप का पोर्शन छूटा हुआ था, दैट इज डिवाइजर। डिवाइजर वाला हमें याद रखना है। ठीक है, तो डिवाइजर भी इसी कंसेप्ट से आते हैं। देखो, डिवाइजर में आपको थ्योरी बताया गया होगा, है ना। तो डिवाइजर्स क्या होते हैं, जैसे कोई नंबर, छोटा सा नंबर दिया हुआ है, एक डिवाइजर भी लेते हैं। एक कुछ एक्सेप्शनल स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर डिवाइजर भी होते हैं, और भी उसमें ये सारे केस है।
तो डिवाइजर, यदि हम डिवाइजर की बात करें बच्चों, जैसे हम कोई छोटा नंबर ले ले 24, है ना, कोई भी छोटा नंबर ले लिए 24, इसका यदि डिवाइजर पूछा जाए क्या क्या होगा, तो इसके डिवाइजर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, कितना हो गया ये 8। तो ये छोटा नंबर है इसलिए तो हमने लिख लिख के बता दिया। वैसे और भी छोटे नंबर में कुछ कंडीशन लगा के बोल सकते हैं कि किस तरीके से नंबर लेने हैं, ठीक है, कभी कभी लिखना हमें फायदेमंद हो जाता है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें डिवाइजर्स में ना कुछ कंडीशन लगा दिया और हमें कोई मेथड नहीं पता चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, वही नर्सरी मेथड, सारा टेबल से, काउंटिंग टेबल से हम लिखेंगे और उसमें अंगुली से निशान लगा लेंगे कि कौन कौन सा आंसर होगा, ठीक है। जैसे यदि मैं उसमें बोलूं कि मान लीजिए एक नंबर ले लिया, ठीक है, जैसे इस पर है, ये सब क्वेश्चन तो करेंगे हम, 240 है, ठीक है, 240 है, इसमें बताने हैं कितने डिवाइजर्स होंगे, इसमें बताने हैं कितने डिवाइजर्स होंगे, विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n+2, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं भाई। मतलब हम ये इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको काउंटिंग से ही आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ फॉर्म ऑफ 4n+2, है ना, जहां n इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर है, यानी n होल नंबर ले सकते हो, ठीक है, वो दे रखा है। तो इसका एक मेथड, एक एग्जैक्ट मेथड तो है ही, एक एकदम ऑप्शनल मेथड क्या है, सारे डिवाइजर्स हम लिख लेंगे। वैसे इसके बहुत डिवाइजर आएंगे, है ना, बहुत डिवाइजर आएंगे, क्योंकि 24 के ही 8 आए थे, इसके तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके यदि हम डिवाइजर लिखें तो क्या डिवाइजर आएगा, इसका डिवाइजर यदि हम लिखते हैं तो देखो उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो यहां से ये आ रहा है 240, फिर आ रहा है 120, फिर आ रहा है 80, हम डिवाइड करते जा रहे हैं, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, है ना, 240/6, 240/7 तो होता नहीं है, 240/8, 240/9 नहीं होता है ना, हाँ बोल रहे हो, ठीक है, नहीं होता है, 240/10, ये हो गया 240/10, यानी 24, यहां तक तो रेंज ठीक लग रहा है। देखो ये कितने हो गए, 2 4 6 8 हो गए। अब और भी देख सकते हैं, 24, ये 24 के नीचे वाले तो देख ही लेंगे ना सारे, देखो ये आएगा 20 आएगा, है ना, 11 तो होता नहीं है, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद और देख लेंगे, 18 हो रहा है क्या, बोलो नहीं हो रहा है, मतलब वो सारे अच्छे से हमें गिन लेने हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16 तो हो रहा है ना, 18 हो रहा है क्या, बोलो नहीं, ये आ गया 10, ठीक, डिक्रीजिंग में ले लिए। अब हम इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं, अब उतना छोटा वाला तो याद ही है, तो 1 2 3 4 5 6, यही ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, 10 है और 12 है, एक और छूट गया है, 15 है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, टोटल डिवाइजर हो गए 20। तो ये भी एक छोटे नंबर में ही हम ले सकते हैं, तो इसको हम छोटे नंबर में काउंट कर सकते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन में ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 2 आए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 2 आए। तो देखो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, एक तो सीधे 2 हुआ, एक हुआ 6, एक हुआ 8, होगा क्या, 4 से डिविजिबल है, नहीं होगा, 10 होगा क्या, होगा, ठीक है, एकदम सही बताएं। अब बताओ 12 तो 4 से डिविजिबल है, 15 होना नहीं है, अब इधर से 16 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन होगा, बाकी सारे के सारे 4 से डिविजिबल है।
तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n + 2। ये क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस का आया हुआ है। ये अलग बात है कि ये 2000 के पहले का आया हुआ है, तो हमने साल लिख के इसको नहीं बताया, लेकिन यही क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। यानी सिंपल काउंटिंग सिस्टम से आप, हाँ यदि बीच में गलत हो जाता है, कहीं पर कुछ छूट जाता है, उसमें भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है, वो वाला छूट जाता है जो आंसर वाला पार्ट है, फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए ना, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डिवाइजर्स इज 4। तो देखो बच्चों, यदि कोई भी अपने रेंज का यदि नंबर्स होता है, तो नंबर यदि दिया हुआ है तो उसका डिवाइजर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बस अब देखो वही कंसेप्ट हम यहां पर लेते हैं। अब 9600 को तो हम 1 1 2 2 ये सब तो नहीं लिखेंगे। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको डिवाइजर में बताया गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज जेई मेन, जेई एडवांस में तो हर साल, अल्टरनेट साल ये सब आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नाउ जैसे 9600 है, तो प्रोसीजर क्या है, 9600 कोई नंबर है, इसको प्राइम के एक्सपोनेंट में लिख लिया करो। जैसे 9600 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 96 × 100 कर लिए। 96 का मतलब 2 का पावर 5 32 है, और ये 3 है, और ये है 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, है ना। जब 100 अलग करने से क्वेश्चन कितना आसान आ जा रहा है। 96 एकदम अपने रेंज में आ गया, और 100 तो होता ही है 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब देखो इसको लेते हैं मिटा लिए ना। क्यों मिटाया? अब हम सीधे लिख देंगे। तो यहां से 2 का पावर 7 × 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2 हुआ है, ठीक। अब देखो यदि बताया गया होगा इट्स ओके, नहीं बताया गया है तो यहां देखो कैसे निकालेंगे। यदि हमें डिवाइजर्स बताना है 2 का पावर 7, यदि बच्चों कोई नंबर 2 के पावर 7 से डिविजिबल है, तो वो 2 के पावर 0 1 2 ये सारे से डिविजिबल है ना। देखो ये कोई नंबर यदि 2 के पावर 7 से डिविजिबल है, तो वो 2 के पावर 7 से डिविजिबल है, वो 2 के पावर 6 से भी डिविजिबल है, 2 के पावर 5 से भी डिविजिबल है, एंड सो ऑन, है ना, 0 तक जाएगा। तो ये देखो कितना आ गया, 2 का पावर 7, ये कितने आ गए, 8 वेज, 8 हो गया ना। उसी तरीके से ये 3 का पावर 0 1 ये 2 हो गया, और 5 का पावर 0 1 और 2 ये हो गया 3 हो गया ना। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट वाले का 8 × 2 × 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला जो भी पावर दिया हुआ है, उतना +1 × उतना +1 × उतना +1 करते जाएंगे। जो हम डिवाइजर की बात कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग 1, जो 1 भी ले रहे हैं सब में क्या एक ही बार लेना है, और कैपिटल N जो भी 9600 दिया हुआ है वो भी लेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान देना है। अब इसको देखो मिटा देते हैं। प्रोसीजर समझ में आया है ना? एकदम सही बोल रहे हो। तो प्रोसीजर एकदम अच्छे से याद रखना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो गया फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ डिवाइजर 7 + 1 × 1 + 1 और 2 + 1, ये आ गया 8 × 2 × 3 क्या होता है, 48 होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो 20 लिखने में तो 1-2 बार रुक गए थे, 48 में तो 5-6 बार रुक जाएंगे, तो सामने वाला आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले से हमें करना है। अब नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर में स्टार लगा हुआ है। प्रॉपर नाम का जो टर्म होता है बच्चों, ये कुछ लिया ऐसा जाता है कि कभी कभी देखोगे कि 1 को हटा देंगे तो प्रॉपर हो जाता है, कभी कभी देखोगे n को हटा दिया जाएगा तो प्रॉपर हो जाता है। कंफ्यूजिंग है ना, डिपेंड करता है। इसलिए जेई वगैरह क्वेश्चन में क्या रहते हैं ना, वो लिख दिया जाएगा कि एक्सक्लूडिंग 1 और OR n, यानी या तो 1 हटाना है या n हटाना है, यानी 1 हटाना है, या एक्सक्लूडिंग 1 and n हो जाएगा।
तो 1 भी हटाना है और n भी हटाना है, तो वो ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, टोटल 48 तो आया था, ठीक। 48 -2 भी हो सकता है या 48 -1 भी हो सकता है। ये क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग क्या हुआ 1 एंड n, 1 और n नहीं लेना है, इसमें दोनों नहीं लेना है। और इसमें क्या लिखा रहेगा, एक्सक्लूडिंग 1 और n, 1 और n, इंग्लिश वाला और लिखा रहेगा, है ना। या तो 1 नहीं लेना है या n नहीं लेना है, ठीक है। तो ये केस में या तो 46 आएगा या 47 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है, हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। ये अब देखो कह रहा है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। देखो बच्चों हमने क्या बताया, अभी जो डिवाइजर्स बताया था 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ये सब है। एकमात्र प्राइम नंबर है जो 2 है, जो कि इवन होता है। अब हमें ऑड डिवाइजर्स लेने हैं। 2 इंटू इवन बोलो या 2 इंटू ऑड बोलो, होता हमेशा इवन है, होता है ना। तो इसका मतलब 2 का पावर 1 से नहीं लेना है, 2 का पावर 1 से नहीं लेना है, केवल 2 का पावर 0 लेना है। 2 का पावर 0 मतलब 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, इसके टोटल 8 केस आए थे ना 2 का पावर 7 में। कौन कौन से 8 केस आए थे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 अप टू 2 का पावर 7 तक आए थे। तो जिसमें हमें 2 का पावर 0 लेना है, यानी एक केस हो गया फर्स्ट वाले का। यहां तो 3 का पावर 0 या 3 का पावर 1 दोनों हो गया, और यहां हो गया हमारे पास 5 का पावर 2 यानी 3 केस, यानी 6 हैं जो कि ऑड डिवाइजर्स है इसके, ठीक। इसका मतलब यहां p लेना ही नहीं है, यदि हम p+1 की बात करें तो केवल एक ही केस लेना है। और इवन डिवाइजर्स टोटल माइनस कर लें तो टोटल यानी बाकी 7 केस लेना है, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 42। ऐसे भी देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहा है ना 42 + 6 दैट इज 48, टोटल आया हुआ है 48, है ना। अब इसमें अलग अलग केस लिए हुए हैं, तो ये जो अलग अलग केस है इसको अच्छे से समझ लेना है। जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल हो। तो जब 5 से डिविजिबल है तो हम 5 का पावर 0 तो नहीं ले सकते ना, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल तो नहीं होगा। 5 का पावर 1 लेंगे या 5 का पावर 2 लेंगे, तो जिससे डिविजिबल है केवल उसी का पावर देखना है, बाकी तो हो भी ना भी हो हमें सब लेना है। तो 2 के लिए तो सब केस है, यानी 7 + 1 ये हुआ, ठीक। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, क्योंकि हर एक के साथ 5 का पावर 1 तो मल्टीप्लाई होगा ही। इनटू 3 के लिए भी वही 2 केस यानी 1 + 1, लेकिन 5 में कितना हुआ था, 3 केस हुआ था, 2 + 1 लेना था, जबकि लेना है यहां पर 2। क्यों 2? 5 का पावर 2 या 5 का पावर 1 ही है जो 5 से डिविजिबल है, यानी ये क्या हो गया 2 केस। तो यहां आ गया 8 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 32, यही ना। तो ये उतने डिवाइजर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। 9600 के टोटल 32 डिवाइजर्स है जो कि 5 से डिविजिबल है। यहां पर से हमें थोड़ा सा सोचना शुरू हो जाता है। तो आपका ए बी तो सीधे फॉर्मूला है, डी सी डी भी है, और ई से थोड़ा सा सोचना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से हमें ध्यान देना है, ओके। नाउ अब आगे देखते हैं। इसी तरह फिर वही नंबर लिए 9600 भाई। इसमें अब हम क्या किए हैं ना 9600 में नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। तो अब देखो 9600 को तो पिछले पेज में लिखे थे 2 का पावर 7, 3 का पावर 1। नंबर बदलने से यानी पेज बदलने से नंबर तो नहीं बदल जाएगा ना, वही रहेगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10, तो 10 का मतलब एक 2 और एक 5 होना चाहिए, एक 2 और एक 5। तो हम ये लिख देंगे 1 2 एंड 1 5, क्लियर। तो एक 2 आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए। इसको देखो ऐसे समझो, पिछले वाल में भी हमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। तो 2 के पावर 1 से लेना है 7, ये हो गया।
3 का तो नहीं देखना है, 2 केस, और 5 का पावर 1 या 5 का पावर 2 यहां भी 2 केस लेना है। तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल था ना, इसीलिए ये टोटल कितने केस हो गए, 7, तो ये आ गया 7, फिर 2 और फिर 2, तो ये आ गया 28। नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 10। 10 मतलब किसी से भी डिविजिबल हो बच्चों, किसी से भी डिविजिबल हो, हम क्या करेंगे, उसको प्राइम के एक्सपोनेंट में लिख देंगे। जो उसमें प्राइम का एक्सपोनेंट है वही से हम दिए हुए कैपिटल N में प्राइम का पावर लेंगे, वहीं से लेंगे बच्चों, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, याद रहेगा। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो जो परफेक्ट स्क्वायर है हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर है, 2 का पावर 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 तो नहीं है ना, 2 का पावर 6 है। इसका मतलब प्राइम नंबर पर इवन पावर, प्राइम नंबर पर जो इवन पावर होता है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 का पावर 7 तक जाना है, तो इसमें जो आएगा वो 2 का पावर 0, 0 तो इवन नंबर है, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6 आ गया। फिर 3 की बात करते हैं, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2 तो है नहीं, जो है उसी में से लेना है भाई, ऐसा नहीं कि अपना मन से कुछ और ले लो। अब 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 2 है, ये ले लो, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना आ गया, 8। आ रहा है समझ में। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर में इवन इंटीजर, प्राइम नंबर के पावर में इवन इंटीजर, ये याद रखना है, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हो गया, प्राइम का पावर क्यूब यानी 3 3 का मल्टीपल, तो इसमें आ जाएगा आपका 2 का पावर 0, ये तो आएगा ही, ये तो 0 इंटू 3 भी लिख सकते हो। इसके बाद 2 का पावर 3, 2 का पावर 6, 3 केस आया। फिर 3 का पावर 0, अब 0 के बाद 3 का पावर 3 तो है ही नहीं, और 5 का पावर 0 के बाद 3 नहीं है, तो इसका एक केस, इसका यानी 3 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 3। ये सब जो कंसेप्ट है ना बच्चों, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा। ये टेस्टिंग ऑफ माइंड भी है या कम है, यानी और हमें उसमें धार लगाने की जरूरत है, क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस बनाना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जितना आप टाइम दोगे उतना आपका आने वाला फ्यूचर जिसको टाइम दिए हो वो आपका सही करेगा, ठीक है। जिसको भी टाइम दिए हो, क्योंकि पॉइंट ये है कि हम जिसको भी टाइम देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेंड, यानी अच्छा फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमें इस पर टाइम देना होगा। यदि किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, या वैसे तो है बहुत आसान, सोचो हमसे भी हो जा रहा है ना, तो यदि किसी को उसके बावजूद भी डिफिकल्ट लग रहा है तो वो थोड़ा इसको लिख लिख के, बस ये है कि हमें प्रोडक्ट सब कर लेना होता है। जैसे ये 7 केस, 2 केस, 2 केस, ये डिवाइजर के फॉर्मूले में ही सारा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्राइम का अलग, दूसरा प्राइम होता तो अलग होता, इस तरीके से, ठीक है ना। अब कह रहा है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स का मतलब समझ रहे हो, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स का मतलब होता है जितने डिवाइजर्स है उनका समेशन। तो करना कुछ भी है, लास्ट में इंटू कर देना है। तो देखो अभी आपका जस्ट कल या परसों के लेक्चर्स में, पिछले के पिछले लेक्चर्स में आपका जीपी हुआ है, तो जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स भी हो चुका है, और सम ऑफ एन टर्म्स याद भी है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यदि कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो, 1 से कम है तो a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आपने कल के लेक्चर्स में इनफाइनाइट जीपी भी देखा है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये सारा आपको जीपी वाला तो याद है ना, हम क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पर आएगा, ठीक है। जैसे इसके कितने डिवाइजर हो गए भाई,
2 के पावर 7 है तो हमें पता चल गया कि टोटल 8 डिवाइजर हैं, तो ये सारे लिख लो। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 अप टू 2 का पावर 7। ठीक, तो देखो ये सीरीज है, ये जीपी में ही है ना, इसलिए वैसे तो इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, है ना। नाउ इनटू क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 2 ही हुआ ना, और यहां से 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब ये सारा लगा दो, ये मल्टीप्लाई आपको खुद कर लेना है। तो ये क्या आ गया, 8 टर्म्स है ना। हर एक जीपी का फर्स्ट टर्म तो 1 ही आ रहा है, और 1 कोई नॉर्मल आदमी मल्टीप्लाई करता नहीं है, तो हम भी यहां नहीं कर रहे हैं। तो यहां से 2 का पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 है। ठीक, फिर 3 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 है। वैसे तो सीधे भी लिख सकते थे, इनटू 5 का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 है। सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। 5 का पावर 0 1 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है, तो 1 प्लस 5 प्लस 25 इज कॉल्ड 31। डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से। अब इसको सोल्व करके यहां से क्या निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा ना। तो ये सारे हमने यहां पर कर लिए हैं। क्लियर है बच्चों। तो सम ऑफ डिवाइजर्स भी याद रखना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स किस टाइप के जो होते हैं वो याद रख लेना है, इसमें अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्लियर है, वो आपको याद रखना है, याद रहेगा एकदम सही। इसका एक होम असाइनमेंट लिख लो, होमवर्क ये आपको आज ही सेंड कर देना है ना। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, ऑफ एक बहुत ही फैमिलियर नंबर लेते हैं 420, है ना। जो बच्चा इसको सोल्व कर लेगा वो इस नेचर से बाहर आ जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 420 ये आज आपको कमेंट बॉक्स में आज ही लिख देने हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे, याद रहेगा। एकदम बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। नाउ यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना सबको, या ऑल क्लियर है नहीं ना। ठीक है, अच्छे से समझना है, क्योंकि हो सकता है ये कंसेप्ट थोड़े से अजीब लगे, अजनबी लगे, लेकिन फ्यूचर तो यही सबसे है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। देखो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई फैक्टोरियल दिया हुआ होता है, उसमें किसी प्राइम का ना एक्सपोनेंट पूछा जाता है। इसका बहुत ही यूज होता है आगे पी एंड सी में या गुड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक इसमें फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, इट्स ओके, नहीं है तो डायरेक्ट हम यहां पर केवल फॉर्मूले लिख देते हैं, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, ये केवल प्राइम नंबर के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन बाई पी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन अपॉन पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। अब इसमें ध्यान ये लगाना है, क्या ध्यान लगाना है, ऊपर में तो n सेम है, नीचे में जो p है ना भाई वो पावर वाइज इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर में कम, नीचे में ज्यादा, कम अपॉन ज्यादा पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 0 कोई नंबर ऐसा है जिसको एडिशन में नहीं यूज किया जाता है, नहीं किया जाता ना। तो ये याद रखना है, जहां ये आपको क्या याद रखना है, जहां ये वाला जो है दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद रहेगा बच्चों, सही बोल रहे हो, एकदम याद रहेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन है ना वो पी एंड सी के सबसे आसान वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, एकदम अपने रेंज वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। आया वो भी डिराइव होता है कंसेप्ट से ही, लेकिन जो फॉर्मूला दे दिया गया है उसको तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। जैसे
यदि हम इसमें क्वेश्चन ले, एग्जाम्पल में एक आता है ना, 100 फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95, चिल्लाते रहेंगे। तो 100 इंटू 99 ये सब जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो कितना लंबा हो रहा है। इसके लिए 5-6 कैल्सी की जरूरत होगी, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत होगी, फिर अटैच करेंगे तब भी हो सकता है नंबर ना आए। हमें उससे मतलब ही नहीं है क्या आ रहा है, हमें मतलब है कि इसको जो सोल्व करेंगे वो 2 का पावर कुछ आएगा, प्राइम के एक्सपोनेंट में हमें लिखना है, 3 का पावर n2 आएगा, 5 का पावर n3 आएगा, एंड सो ऑन आएगा। यानी कोई भी n फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसको जब हमने सोल्व किया तो 2 के पावर है, इंटू 3 के पावर है, इंटू 4 के, 4 तो लेना नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, 5 के पावर है, एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ n1 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई हम, यहाँ n1 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, है ना। अब यही फॉर्मूला लगा दिए हम, यही देखो फॉर्मूला ऊपर है, तो यहां से क्या आ गया, 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 4, एकदम बिना दिमाग लगाते हुए लिखते रहना है, ठीक है। 2 का पावर 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 का पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे लिखने की जरूरत है क्या, बोलो नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 6 होता है 64, अगला 2 का पावर 7, चलो जगह है तो लिख देते हैं, है ना। वैसे हमें पता तो है ही कि वो 0 आएगा, है ना, क्योंकि 128 डिनोमिनेटर में आ गया। देखो कितना आसान है, दिस इज 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। अच्छा एक और लिख देते हैं, जब ऊपर में 7 लिखे हैं तो, है ना। ये टोटल ऐड करने पर कितना आ गया, अच्छा 97 बोल रहे हो क्या, ठीक है, तो 2 का पावर 97 आ गया। इसी तरीके से यदि मैं पूछूं n3 क्या है भाई, n3 क्या है, n3 को इंग्लिश में क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। अब सोच रहे होंगे कि यार 3 का क्या हुआ, जरूरत ज्यादा होती नहीं है ना, हम आगे कुछ करेंगे इसलिए। तो अब इसमें देखो 100/2 है, 2 क्यों लिए, 100/5 ना, 5 का एक्सपोनेंट ले रहे हैं, देखो मिस्टेक कर रहे थे, मतलब मैं ही कर रहा था। 100/5 का पावर 3, ये तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिया है। 100/5 क्या होता है बच्चों, 20 प्लस 4 प्लस 0 कितना, 24। ये तो आपको ध्यान देना है कि जब n सेम है, तो जब ज्यादा लार्ज साइज का प्राइम नंबर होगा, फॉन्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जब ज्यादा लार्ज साइज का मतलब फॉन्ट बोल रहे थे, ज्यादा लार्ज साइज का यदि प्राइम नंबर होगा तो p ज्यादा होगा तो वैल्यू कम आएंगे ना टोटल। अब देखो 97 है और 24 है, एक इसमें ना बड़ा आसान क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, है ना। तो ये एक क्वेश्चन आपका आता है, पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोज, है ना, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। देखो 100 फैक्टोरियल के एंड में, जब एंड की बात होगी तब बीच में कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो 100 फैक्टोरियल में बच्चों देखो हमने 2 का पावर क्या लिखा, देखो 100 फैक्टोरियल में 0 बताना है, एक 0 मतलब 10, एक 0 को इंग्लिश में 10 यदि हम बोले तो 10 का मतलब 2 × 5 था, डिवाइजर में आया था। अब 2 × 5 यानी एक 2 और एक 5 चाहिए टू गेट 10, है ना। 2
का पावर 2 ले लिए, लेकिन 5 का पावर 1 ले लिए, तो कितना जीरो आया? 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20, एक ही जीरो आया। इसका मतलब जितना जीरो चाहिए उतना टाइम्स 5 और उतना ही टाइम्स 2 चाहिए। ठीक, 4 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, दैट इज 4 जीरो होता है ना। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो 2 का पावर 97 आया है 100 फैक्टोरियल में, और 5 का पावर 24 आया है। तो कॉमन वैल्यूज क्या आया है? कॉमन का मतलब कम होता है ना, तो कॉमन वैल्यू जो है दैट इज 24 है ना। क्या है? 24। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल दैट इज 24। 100 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर एंड में कितने जीरो आएंगे? तो 24 आएंगे। 2 की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 का हमेशा कम आएगा, तो 5 का ही निकाल लो, जो 5 का पावर है वही तो कॉमन होगा, है कि नहीं। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, हमें ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है बच्चों। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एकदम अच्छे से याद रख लेना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंट वाला जो है, इसको अब हम अगले पेज में वैसे बाइनोमियल कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपका बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुका है, तो वो करेंगे और उसमें 1-2 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस पर बेस्ड मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, है ना। इसका एक होमवर्क क्या है ना, होम असाइनमेंट। होमवर्क का मतलब जो हमें चाहिए आंसर की, ठीक है, बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100C50 क्या होगा? 100C50 में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, एक ये बताना है, ठीक है। याद रहेगा, ये एज ए होमवर्क क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हमें बता देना है, ठीक है, याद रहेगा। और मतलब इसमें 33, दूसरा क्वेश्चन, 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 का पावर n, फाइंड n मैक्स, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन इसको कर लेने हैं, ठीक है, और आंसर भेज देने हैं। मतलब इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं ये, याद रहेगा ना। तो ये हमने अभी भी बच्चों देखो क्या है ना, पी एंड सी में कुछ कुछ ऐसे भी टर्म हैं जो आगे पी एंड सी को कम यूज करते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम बहुत यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, बाइनोमियल इंडेक्स यानी फॉर नेगेटिव इंडेक्स भी यूज होता है, फिर मल्टीनोमियल थ्योरम भी यूज होता है। तो ये मिले जुले कुछ क्वेश्चन हैं जो जेईई मेन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, याद रहेगा। तो अब हम इसमें 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम के, ठीक है। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, फॉर्मूला तो याद है ना, x प्लस वाई का पावर n है, x माइनस वाई का पावर n है, जहां n पॉजिटिव इंटीजर है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 + 1 का पावर 6। यदि आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बशर्ते वहां 2 पार्ट दिया हुआ है, √2 + 1 और √2 - 1। तो हम यहां भी उसी प्रोसेस को करेंगे। जब भी देखो बच्चों, यदि एक ऐसा इर्रेशनल वाला आएगा तो यदि इसको हम सोल्व किए तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 आएंगे। अब 7 टर्म में से √2 का पावर 3 भी आएगा, √2 का पावर 5 भी आएगा, ये सब खराब लग रहा है ना। और हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए, यानी √2 1.414, कितना खराब लग रहा है। तो √2 का टर्म या तो कट जाए या इवन पावर आ जाए, हम इस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे। √2 का पावर या तो कट जाए या इवन आए पावर में, हम इस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरह का जब क्वेश्चन है आपके पास, किस तरह का, इस तरह का जब क्वेश्चन होता है आपके पास, तो आप क्या करते हो, इसके कंजुगेट लेते हैं मन में। √2 + 1 का कंजुगेट √2 - 1 होता है। क्या होता है? √2 - 1। हमेशा इस तरह का तभी क्वेश्चन आता है जब उसके कंजुगेट का ओवरऑल मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है।
तभी आएगा। तो √2 + 1 का पावर 6 है, अदरवाइज और भी आ सकता है लेकिन लेंथी हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। तो √2 + 1 है ना, तो यहां हम अपना मन से हियर √2 + 1 का पावर 6 और √2 - 1 का पावर 6 अपना मन से ले लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से देखो 7 टर्म्स आएंगे, 7 टर्म्स आएंगे, नर्सरी चल नहीं रहा है कि 7 + 7 14 होता है, यहां पर 4 होगा क्योंकि 3 टर्म्स कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे और जो बचेगा उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए है ना, ऑल्सो √2 - 1 जो है ये 1 से कम है ना और 0 से ज्यादा है, ये भी ध्यान देना है ना। तो इसका पावर 6 भी वही होगा। भाई कोई नंबर है 0 और 1 के बीच में तो उसका वैल्यू भी तो पावर कुछ भी ले ले 0 और 1 के बीच में ही तो होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, जो कैंसिल्ड आउट हो गया वो हम नहीं लिख रहे हैं, इसके फॉर्मूले बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने करवा रखे हैं, प्लस का अलग माइनस का अलग, बीच में की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6c0 √2 का पावर 6, यही ना। इसके तो सारे टर्म पॉजिटिव, इसका फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ऐसा ही वाला होगा ना। तो अब देखो 6c2 √2 का पावर 4 प्लस 6c4 √2 का पावर 2 और फिर अगला 6c6 √2 का पावर 0, यही ना होगा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ये हम लिख लेंगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 6c0 क्या होता है? 1, तो ये आ गया 2 का पावर 3। 6c2 ये होता है 15, होता है ना, नहीं होता है, तो 15 हो गया। तो 15 × 2 का पावर 2 हो गया, ठीक, प्लस 6c4 भी 15 होता है ना, 2 का पावर 1 हो गया अब, और ये तो 1 होता है, यहां हम कर लिए। तो अब देखो ये कितना आ गया? 2 का पावर 3 प्लस ये हो गया 2 × कितना आ गया देखते हैं, 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, मतलब टाइम कम है तो 198 हो गया, 198। अब देखो इसका, यानी ये तो 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब √2 + 1 का पावर 6, √2 + 1 का पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है √2 + 1 का पावर 6 जो होगा बच्चों, वो 198 माइनस समथिंग होगा ना, माइनस समथिंग, और माइनस समथिंग जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो 197 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 197 पॉइंट समथिंग। √2 + 1 का पावर 6 जो होगा वो 197 पॉइंट समथिंग है, सम, है ना। तो 197 पॉइंट समथिंग है, ये पॉइंट में है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 197, याद रहेगा। तो इस तरीके से आप ये बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो और इस पर बेस्ड करते हैं, ये है टर्म इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करते हैं ना, जनरल टर्म यूज करेंगे। जनरल टर्म कोई भी टर्म लेना हो, कोफिशिएंट ऑफ x² लेना हो, कोफिशिएंट ऑफ x³ लेना हो, कोफिशिएंट ऑफ x4 लेना हो, वो डायरेक्ट हम करेंगे। तो यहां पर क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, चाहे मिडिल टर्म का हो या टर्म रिलेटेड हो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स हो, सबसे ज्यादा जनरल टर्म यूज किया जाता है ना। तो इन दिस केस यहां हम क्या करेंगे, इन दिस केस जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म क्या होता है बच्चों? जनरल टर्म यानी TR+1 ले लिया, तो TR+1 क्या हो जाएगा? n तो दे रखा है ना 8, तो बस सिंपल सोल्व कर देना है, 8CR, है ना, और ये आ गया x, x का मतलब 1/2, x का पावर 1/3, है ना, यही है ना। 8 - R इंटू x, यानी x का पावर -1/5 का पावर r, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो 8CR और ये है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब
इसको और अच्छे से लिख लेते हैं 8CR, अच्छे से लिखने का मतलब कांस्टेंट बस बाहर कर लें 8 माइनस आर। अब x का पावर टोटल कितना, x का पावर 8 माइनस आर बाई 3 माइनस आर अपॉन 5, यही है ना। तो अब हमें क्या बताना है, देखो ये तो हमने x का टोटल पावर लिख लिया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जनरल टर्म लिखो, x का टोटल पावर इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट r लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए तो इसको 2 ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसके लिए आपको क्या चाहिए, x का पावर 0 वी हैव, है ना। इसके लिए हमें यहां पर ये 0 चाहिए, यानी 8 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो आर कितना हो गया भाई, आर देखो तो मुझे लग रहा है आर 5 है क्या, ठीक है आर 5 रख के देख लेते हैं। 8 माइनस 5, वैसे भी देखो ये 40 माइनस 5r माइनस 3r, आर इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आर 5 आ गया, दैट इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x में टर्म वो बताना है। तो r5 यहां रख देना है, तो r यदि हम 5 रख देते हैं तो यही हो गया ना, तो r इज इक्वल टू 5, यानी 8c5 और 1/2 का पावर 8 माइनस 5 यानी 3, तो 8c5 यानी 8c3 बोल सकते हो ना, इंटू 1/8 है। अब 8c3 क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6, वो भी लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/8, जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है कैंसिल्ड आउट कर देंगे, आंसर कितना आ गया 7। आसान है ना। 8c5 का मतलब 8c3 डायरेक्ट ले सकते हो बच्चों, क्या करेंगे हम डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बस इसी जैसा कर लेते हैं। देखो इन द बाइनोमियल, बाइनोमियल दिया हुआ है x प्लस वाई टू द पावर n, नंबर कुछ भी हो, इफ द रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन टू द 7th टर्म फ्रॉम इट्स एंड, है ना। एंड वाला कैसे निकालते हैं, देखो ये कंसेप्ट आपको बताया गया होगा, है ना, बताया गया है ना। pth टर्म फ्रॉम एंड, दो तरीका होता है। pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये होता है एक्सप्रेशन सेम रखा जाए, ये होता है ऑफ सेम एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ बिगिनिंग, याद रहेगा। अब इसमें क्या करना है, या तो ये लगाओ, दूसरा इसका ये होता है, ये एक होता है अल्टरनेटिव, ये होता है अल्टरनेटिव, ठीक। अल्टरनेटिव ये होता है कि pth टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक, इज इक्वल टू pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से ले लेंगे, ठीक है, इन। अब यहां भी देखो हमने क्या बताया, यहां भी pth टर्म लिए हैं और लेकिन यहां भी pth टर्म ले लिए हैं, इसका मतलब या तो टर्म बदल जाएगा बच्चों, अदरवाइज एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो यहां पर टर्म बदल गया, यहां एक्सप्रेशन सेम रहा, यहां पर एक्सप्रेशन बदल जाएगा, तो y प्लस एक्स टू द पावर n ले लिया, ये है ना। यानी जस्ट a का x का a हो जाएगा, बस ये हमें ध्यान देना है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इसको ना हम x और y लिख लेते हैं, ज्यादा लिखना होगा ना इस वजह से, इसको हम x प्लस वाई टू द पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। वो हमें पता है कि x को क्या लिखना है और y को क्या लिखना है। क्वेश्चन में 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, तो 7th टर्म
ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n है, डिवाइडेड बाय सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड लेना है, यानी हम बिगिनिंग की ही बात कर रहे हैं, तो y प्लस एक्स का पावर n हो जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/6 ये दिया हुआ है। दो कितना आसान है, दो अलग अलग बाइनोमियल, ज्यादा भी अलग नहीं है, केवल x और y इंटरचेंज हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, यदि हम इसको लिख लेते हैं, है ना, तो यहां से ये क्या आ गया, सेवंथ टर्म का मतलब nc6 x टू द पावर n माइनस 6 y टू द पावर 6 अपॉन यहां का nc6 यहां y का पावर n माइनस 6 x का पावर 6, ये दिया हुआ है आपका 1/6। आपको ये तो पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, वैसे भी यहां दोनों में NC6 आ रहा है ना, वो भी मेथड लगाते ना तो भी ये कैंसिल्ड आउट हो जाता। यहां से क्या आ गया आपका x का पावर, है ना, यहां से आ गया x अपॉन y का पावर, x का पावर n माइनस 12 और y भी वही आ गया, तो ये n माइनस 12 आ गया, और ये है 1/6। ठीक, यही है ना। अब देखो x और y रख लेते हैं, x है 2 का पावर 1/3, x क्या है बच्चों, x है आपका 2 का पावर 1/3 और y है 3 का पावर, तो 2 का पावर 1/3 अपॉन 3 का पावर माइनस 1/3 का पावर n माइनस 12 है, और यहां है 6 का पावर माइनस 1। बस देखो कितना आसान आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 यानी 6 का पावर n माइनस 12 अपॉन 3 होगा, इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस 1। तो यहां से देखो 2 इंटू 3 हो गया, तभी ना ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर माइनस 1/3 ऊपर जाएगा तो 3 का पावर 1/3, तो 2 इंटू 3 यानी 6 का पावर n माइनस 12/3 है, और यहां से n माइनस 12 आ गया -3, तो n इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9, 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7th टर्म फ्रॉम द एंड। हमने अल्टरनेटिव मेथड लगाया, उससे सीधे आपका आंसर आ गया ना। देखो मैं इसलिए दोबारा देख रहा हूं कि हो सकता है कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मुझे अभी तक नहीं लग रहा है। ठीक है, 1/3 रख दिया हमने, वो पुट कर दिया, 6 का पावर माइनस 1 ही दिया हुआ था इसलिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा जो बेसिकली पी एंड सी के कंपटीशन वाले थे और बाइनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम कल के लेक्चर्स में फिर से बाइनोमियल थ्योरम, कुछ जेईई मेन यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हमारा होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।